हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स जो एक्सरसाइज 6.5 पुरानी एनसीईआरटी में हुआ करती थी, नई एनसीईआरटी में 6.3 है, उसका पार्ट 2 लेके आए हैं। ठीक है, ये प्रश्नावली बहुत ज़्यादा बड़ी है तो मुझे पार्ट्स में कराने पड़ रहे हैं। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है जिसमें मैंने सारे बेसिक्स समझाया है। ठीक है, वो 1 घंटा 40 मिनट की वीडियो जिसके लिंक्स मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। बाकी मैंने सब कुछ ऑलरेडी बढ़ा रखा है, आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन 1, 2, 3 इनके सभी पार्ट्स को डिटेल में सॉल्व किया था। आज हम आते हैं क्वेश्चन 4 में। क्वेश्चन क्या बोल रहे, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित फलनों का उच्चतम या निम्नतम मान नहीं है। ये जो जितने भी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हमें दिख रहे हैं, 3 फलन ये जो दिख रहे हैं, इन तीनों फलनों में हमें ये दिखाना है कि इन तीनों फलनों का कोई भी उच्चतम या निम्नतम मान नहीं है। वो कैसे नहीं है अभी आपको पता लग जाएगा। चलिए स्टार्ट कर दें। पहले वाले पार्ट में आ जाते हैं। किसी भी प्रश्न में कोई भी दिक्कत हो तो एक बार दोबारा ज़रूर देखें, बाकी डिस्क्रिप्शन में आप एक बार ज़रूर चेक करें। ठीक है, क्वेश्चन 1 पे आ जाओ। जो फलन हमें दिया है वो हम लिख लेंगे। दिया है क्या दे रखा है हमें, जो फंक्शन है, जो फलन है वो हमें दे रखा है e⁻x। तो आपको तरीका तो मालूम ही होगा। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो भी फलन दिया होता है हमें उसका एक बार अवकलज करना होता है ना। अवकलज करेंगे f'(x), e⁻x का अवकलज e⁻x ही होता है। और आप जानते हैं क्या, क्रांतिक बिंदु के लिए, क्रांतिक बिंदु के लिए हमें क्या करना होता है, क्रांतिक बिंदु के लिए हमें जो भी आपने अवकलज किया उसको 0 के बराबर रखना होता है। पार्ट 1 में ये सब मैंने आपको सिखा रखा है। तो अब जैसे ही फंक्शन x हमारे पास क्या है, e⁻x है। e⁻x का मान क्या 0 हो सकता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मान कभी भी 0 नहीं होता है। 0 रखना होता है, परंतु इसका मान तो 0 हो ही नहीं सकता। इसका मान 0 हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, चूँकि अगर कोई भी x वास्तविक संख्या से आ रहा है, ठीक है, तो इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मान जब 0 हो ही नहीं सकता तो क्रांतिक बिंदु आपको मिलेगा ही नहीं। मिलेगा क्या x का मान? नहीं मिलेगा। क्रांतिक बिंदु का मान संभव नहीं है यहाँ पर। और जब क्रांतिक बिंदु ही नहीं आया है तो उस स्थिति में आप कैसे बता सकते हो कि ये फंक्शन हमारा उच्चतम होगा या निम्नतम होगा? नहीं बता सकते ना। तो हम क्या लिखेंगे, अतः f का कोई उच्चतम या निम्नतम मान नहीं है। ठीक, कोई भी दिक्कत हो प्रश्न में आप एक बार दोबारा ज़रूर देखें। आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल इसी तरीके से ही लिखना है जिस तरीके से मैं लिखवा रहा हूँ। ठीक है जी, सेकंड वाले पार्ट में आ जाते हैं। सेकंड वाले पार्ट फंक्शन क्या दे रखा है, g(x) बराबर log(x). ठीक है, हमारे पास जो फंक्शन है उसको नाम दिया गया है g(x). ठीक है, दिया है को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, गिवन। थोड़ा बहुत अंग्रेजी झाड़ देते हैं तो इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है। ठीक है, g(x) हमारे पास क्या है, log(x). नियम वही है, एक बार हमें क्या करना होता है, अवकलज। तो log(x) का अवकलज क्या होता है, 1/x। ठीक है, फिर से आ जाएंगे यहाँ पर क्रांतिक बिंदु के लिए। क्रांतिक बिंदु के लिए हमारे पास क्रांतिक बिंदु के लिए क्या करना होता है, जो एक बार अवकलज किया उसको 0 के बराबर रखना होता है। अब आप खुद देखो, क्या 1/x का मान 0 हो सकता है? x इधर आके x गुणा कुछ भी हो 0 हो जाएगा ना, है ना। अगर 3 से गुणा करोगे तो x का मान ही नहीं निकल पाएगा। चूँकि अगर आप x वास्तविक संख्या से ले रहे हो तो इस राशि का मान कभी भी 0 हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर x वास्तविक संख्या से आ रहा है तो 1/x का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, अतः
फंक्शन को हमने क्या बोला था, जी एक्स, अतः जी एक्स फलन का कोई उच्चतम या निम्नतम मान नहीं होगा। ठीक है, इस फलन का कोई भी उच्चतम या निम्नतम मान नहीं होगा। अगर आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स ये जो मैं बना रहा हूँ ये आपको चाहिए तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम जो चैनल है मैथमेटिक्स एनालिसिस ऑफिशियल, उसमें जुड़ सकते हैं। वहाँ मैं इसके PDF देता हूँ। ठीक है, बाकी एप्लीकेशन वगैरह भी मेरी जल्दी ही आने वाली है, तो वहाँ पे भी आपको ये नोट्स फ्री में मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा पार्ट है HX फलन, हमारे पास ये दे रखा है। ठीक है, इसको अब सॉल्व करते हैं। तीनों अलग अलग टाइप के फलन है। थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। क्या दिया है, हमें दे रखा है जो फलन है हमारे पास वो है HX। HX हमारे पास है x की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, ये चीज़ है। अब हमें क्या करना है, अवकलज करना है। जैसे करते हैं, जो भी हमारे फलन दे रखा होता है उसका हम एक बार अवकलज करते हैं। x के ऊपर n वाला सूत्र लगेगा, पावर सामने आ जाती है, एक घात कम हो जाती है, और x का अवकलज 1 होता है और 1 का अवकलज 0। ठीक है, अब देखो यहाँ आ जाए, यहाँ जाएंगे तो यहाँ से क्या होगा, क्रांतिक बिंदु के लिए क्रांतिक बिंदु के लिए हम क्या करते हैं, जो भी आपने एक बार अवकलज किया उसको हम 0 के बराबर रखते हैं। तो ये जो चीज़ है 3x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस 1, ये आ जाएगा। इसको हम रखेंगे किसके बराबर, 0 के बराबर। ठीक, और यहाँ से आप श्रीधराचार्य का नियम लगाओ। सूत्र क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस के 4ac बट्टे में 2a होता है। छोटी कक्षा में पढ़ा होगा आपने, ये सब बेसिक चीज़ें हैं। अब यहाँ देखिए, चूंकि a के स्थान पर क्या है मेरा 3 है, एक्स स्क्वायर गुणज b के स्थान पर 2 है और c के स्थान पर हमारा 1 है। मन रखो, मान यहाँ पर b का मान कितना है 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, a का मान है 3, c का मान है 1, बट्टे में है 2a। ठीक, सो यहाँ से देखिए 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, कम 12, 2 तियाँ 6, 4 में से 12 घटाएंगे माइनस के 8 आ जाएगा। और अगर अंडर रूट के अंदर माइनस में आ रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि x का वास्तविक मान तो नहीं है। ठीक है, जो x का ये जो है हमारा मान मिल रहा है x का काल्पनिक मान है, आयोटा के फॉर्म में आएगा ना, x का काल्पनिक मान है, यानी कि x का जो वास्तविक मान है वो नहीं आ रहा है, और वास्तविक मान ही हमें चाहिए होता है और वास्तविक मान हमें मिल नहीं रहा है। चूँकि अगर x हमारा r से हम लेते हैं तो उस स्थिति में हमारा ये जो h डैश है इसका मान 0 नहीं आएगा। अगर हम x का मान वास्तविक संख्या से लें तो इस राशि ये जो h डैश x इसका मान कभी भी 0 होगा नहीं होगा। इसलिए hx का कोई भी उच्चतम लिखना होगा तो मैंने उत्तम लिख दिया है, बताओ। hx का कोई भी उच्चतम तथा निम्नतम मान नहीं होगा। ठीक, बताइए कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये प्रश्न हमारा आराम से बन गया। ठीक, चलिए अगले पार्ट में आ जाते हैं। क्या बोल रहे हैं, प्रदत्त अंतरालों में
निम्नलिखित फलनों के निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, निरपेक्ष बोला है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए 5वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 5वें क्वेश्चन का पार्ट 1 क्या है हमारे पास, तो यहाँ लिखेंगे दिया है। क्या दिया है, हमें दे रखा है फंक्शन, क्या दे रखा है, x की घात 3, और हमें ये मेंशन कर रखा है इस प्रश्न में कि जो x आ रहा है वो इस इंटरवल से आ रहा है -2 से 2। मतलब जब हम मान चेक करेंगे तो इनको भी हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, इनको भी हमें लेना पड़ेगा क्योंकि क्लोज इंटरवल है और इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। चलिए, जो प्रोसेस है वो तो सेम ही है। क्या करना होता है, एक बार अब क्लच 3x² हो जाएगा। ठीक है, हो गया, एक बार अब क्लच किया। अब हमें क्या करना होता है, क्रांतिक बिंदु के लिए क्रांतिक बिंदु के लिए जो आपने एक बार अवकलज किया है उसको हम रखते हैं 0 के बराबर। तो यहाँ से आ जाएगा 3x² बराबर 0। 3 गुणे में करके बट्टे में आ जाएगा, तो 0 बट्टे कुछ भी हो 0 हो जाएगा। तो x का मान यहाँ से वर्गमूल निकालोगे, x के 2 मान आएंगे 0,0। तो अगर सेम मान 2 बार आता है उसे हम एक ही बार लिखते हैं। x का मान हमें 0 मिला है। ठीक है, अतः क्रांतिक बिंदु कितना हो जाएगा x का, एक तो -2 है। ठीक है, एक -2, फिर आ गया 0, फिर आ गया 2। ठीक है, x के एक से ज़्यादा मान मिले हैं, और एक से ज़्यादा जब मान मिलते हैं तो हम वहाँ पर सबसे आसान विधि हमें क्या लगती है, प्रथम अवकलज विधि। और अगर x का सिर्फ एक ही मान आता तो हम द्वितीय अवकलज विधि भी लगाते हैं। अब हमें क्या करना है, निरपेक्ष उच्चतम या निम्नतम मान देखने के लिए इन सभी बिंदुओं पर, ये जो बिंदु है इनके मान हमें यहाँ रखने पड़ेंगे फंक्शन में, तो हमें मान पता चलेगा किस बिंदु पे कौन सा उच्चतम आ रहा है, कौन सा निम्नतम आ रहा है। ठीक है, अतः f-2 निकालना होगा, f0 निकालना होगा और f2 निकालना होगा। ठीक है, मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ पर -2 0 2 रखना पड़ेगा। तो पहले रखेंगे -2, तो ये आ जाएगा -8, फिर रखेंगे 0, ये आ जाएगा 0, फिर रखेंगे 2, तो ये आ जाएगा 8। ठीक है, तो देखो सबसे कम कौन सा है, ये सबसे कम है। ठीक है, तो ये निरपेक्ष निम्नतम आ जाएगा। निम्नतम ये भी है, लेकिन इन दोनों में सबसे छोटा कौन सा है उसे हम निरपेक्ष निम्नतम कहेंगे। यह निरपेक्ष निम्नतम मान। ठीक, और ये वाला हमारा क्या है, सबसे बड़ा है, ये हमारा निरपेक्ष उच्चतम मान। यार उच्चतम की जगह बार बार मैं उत्तम लिख दे रहा हूँ, सॉरी गाइस। उच्चतम मान, कोई दिक्कत नहीं होगी, सबसे आसान तरीका है। बाकी इस क्वेश्चन को ना हम दूसरी विधि से भी कर सकते हैं, सेकंड वाले से, लेकिन जो ज़्यादा आसान है वो मेथड बताना ज़्यादा सही रहेगा। बाकी आपकी चॉइस है। पार्ट 1 में मैंने हर क्वेश्चन को 2 तरीके से करा है। पार्ट 1 1 घंटे 40 मिनट की वीडियो मैंने बना रखी है, जिसमें मैंने 4 ही क्वेश्चन कराए हैं। सारा बेसिक समझाते हुए आसान तरीके से क्वेश्चन को 2 तरीके से कराया है। और फिर मैंने बोला है बच्चों कि जो आपको अच्छा लगता है आप एग्ज़ाम में उसको कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इस पार्ट 2 वाले वीडियो में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं सॉल्व कर रहा हूँ। जिस क्वेश्चन में जिसकी नीड हो, जो आसान लगे उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ठीक, अब आ जाते हैं सेकंड वाले में। ठीक, फंक्शन हमें ये दे रखे हैं, इंटरवल में हमें मेंशन कर रखा है। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर, इसका सेकंड वाला पार्ट है। हमें दे रखा है फंक्शन x। फंक्शन x हमारे पास है sin x प्लस cos x, और x जो आ रहा है वो 0 से पाई आ रहा है। ठीक, ये इंटरवल हमें मेंशन कर रखा है,
तो तरीका तो आपको पता ही है, जो भी फंक्शन दे रखा होता है उसको हम एक बार अवकलज करते हैं। साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, और कॉस एक्स का प्लस होता है माइनस के साइन एक्स। ठीक, फिर क्या करते हैं क्रांतिक बिंदु के लिए, क्रांतिक बिंदु को अंग्रेजी में कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। तो क्रांतिक बिंदु के लिए हमें क्या करना होता है, एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखना होता है। तो एफ डैश एक्स ये है आपका कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स है, इसको रखेंगे 0 के बराबर। तो यहाँ से क्या होगा, माइनस के इधर के क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, सो इसके गुणे में कुछ नहीं तो मैं एक लिख सकता हूँ, गुणे में इधर के क्या हो जाएगा बट्टे में। कहीं पे भी डाउट हो ना, एक बार दोबारा ज़रूर देखना। अब क्या होगा, इधर क्या है 1, और साइन बट्टे कॉस क्या होता है 10x। तो इसका मान भी 10 में सोचो, क्योंकि बराबर है 10π/4। और इंटरवल ध्यान से रखना 0 से पाई, यानी कि स्टार्टिंग के 2 क्वाड्रेंट फर्स्ट और सेकंड में ही हमें देखना है। तुलना करेंगे, 10 से 10 हटेगा, x बराबर क्या होगा π/4। ठीक है, x बराबर क्या आ जाएगा π/4। अतः x हमारे पास क्या होगा, एक तो 0 होगा, एक π/4 होगा, और एक पाई होगा। x के एक से अधिक बिंदु जो है, जब एक से अधिक बिंदु है तो प्रथम अवकलज विधि सबसे बेस्ट होती है। तो अब हम क्या करेंगे, इन बिंदुओं को एक प्रथम जो फलन हमें दे रखा है प्रथम समीकरण में रखेंगे, और देखेंगे कि किस पे बड़ा मान आता है निरपेक्ष और किस पे निम्नतम आता है। ठीक, ये करके रखेंगे। तो सबसे पहले हम रखेंगे 0, तो यहाँ रखेंगे साइन 0 प्लस कॉस 0। साइन 0 का मान 0, कॉस 0 का मान 1, तो ये आ गया 1। फिर हम रखेंगे π/4, साइन π/4 कॉस π/4। साइन 45 का मान होता है 1/√2, कॉस 45 का मान भी होता है 1/√2। ये हो जाएगा 2/√2, और ये आ जाएगा √2। ठीक है, फिर हमें रखना है पाई, फंक्शन पाई रखो, तो यह आ जाएगा साइन पाई प्लस कॉस पाई। अगर आपको थोड़ा सा डाउट होता है मान रखने में पाई वाई का, तो इसका सिंपल ट्रिक भी है चीज़ों को याद रखने के लिए। देखो, ये 0 होता है, ये पाई होता है, यहाँ पे π/2 होता है, यहाँ पे 3π/2 होता है। जो 0 का मान होता है वही 2π का मान होता है। 0 का मान इधर अगर पॉजिटिव में है तो इधर वही मान होता है, बस नेगेटिव लग जाता है। अगर इधर जो मान होता है इधर भी वही मान होता है, इधर बस पॉजिटिव होता है और यहाँ पर नेगेटिव हो जाता है। देखो, साइन 0 का मान यहाँ 0 है, तो यहाँ पे भी माइनस का 0, यानी कि 0 ही होगा। ठीक, और कॉस पाई, ठीक है, कॉस 0 का मान 1 होता है, तो कॉस पाई का मान माइनस के 1 होगा, तो ये माइनस के 1 आ जाएगा। ठीक, अब आप खुद देखिए, √2 का मतलब 1 से बड़ा, तो ये आ जाएगा निरपेक्ष। ठीक है, निरपेक्ष उच्चतम मान, और ये सबसे छोटा है, तो ये आ जाएगा निरपेक्ष निम्नतम मान। बताइए, इतना आसान था, कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, तो ये भी आपका बन गया आराम से। थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। यहाँ देखिए, ये फंक्शन है और ये इंटरवल में मेंशन किया हुआ है। चलिए इसको भी कर दें। क्या है, देखिए दिया है, क्या दिया है हमारे पास, फंक्शन दिया है 4x माइनस x² बट्टे में 2। ठीक है, और x हमारे पास जो इंटरवल मेंशन किया हुआ वो ये है। तो प्रोसेस तो सेम ही है, क्या करना होता है, एक बार अवकलज
4x का प्लस करेंगे 4 आ जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर का प्लस करोगे 2x, बट्टे में है 2, 2 से 2 कटा, तो कुल मिला के आ जाएगा 4 माइनस के x, ठीक है। 4 माइनस के x, इसको अब समीकरण 1 मानो और इसको समीकरण नंबर 2 मानो। फिर क्या होता है क्रांतिक बिंदु के लिए, क्रांतिक बिंदु के लिए हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स को हम 0 के बराबर रखते हैं, ठीक। 0 के बराबर रखेंगे तो क्या है हमारे पास 4 माइनस एक्स, इसको 0 के बराबर रखोगे तो x का मान क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो x के बिंदु कितने आ जाएंगे, अतः x का मान इंटरवल को भी देखते हुए माइनस का 2, 4 और 9/2, एक से अधिक मान है x के, यानी कि प्रथम अवकलज विधि यहाँ पर काम करेगी बढ़िया से, ठीक है। अब हम चेक करेंगे इन बिंदुओं पे इस फंक्शन का मान कितना आता है, ठीक। यहाँ रखेंगे, अब एक एक करके रखते हैं। सबसे पहले रखेंगे माइनस का 2 रखते हैं, f माइनस 2, x की जगह पे क्या रखो, बस माइनस के 2 रखो। 4 दूनी 8, ये 2 दूनी 4 बट्टे में 2, तो -8 माइनस का 2, तो ये हो जाएगा माइनस के 10, ठीक है। फिर आ जाओ f4 पे, तो x की जगह पे रखा 4, 4 चौको 16, 2 8 16, 16 माइनस 8, तो ये कितना आ गया 8, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास है 9/2, ठीक है। x की जगह पर क्या रखना 9/2, तो 4 x की जगह पर रख दिया 9/2, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 9 9 81, 2 दूनी 4 और ये बट्टे में है 2, 18 और 81 बट्टे में 4 दूनी 8, ठीक है। काटोगे 10 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। 8 कम 8 और ये आ जाएगा, भाग देंगे 0, ठीक है। तो ये 10 पॉइंट समथिंग कुछ जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो 10 पॉइंट अगर हम भाग देंगे, सही है ना, कैलकुलेशन एक बार चेक करते हैं। 9/2 रखेंगे, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 9 9 81, 2 दूनी 4 बट्टे में 2, 4 दूनी 8, ठीक है। 81/8, तो 18 8 144 माइनस का 81 बट्टे में है 8, तो यहाँ से आ जाएगा 63 बट्टे में 8, भाग देंगे तो 7.875 इतना आएगा, ठीक है। नॉर्मल कैलकुलेशन ये तो आता ही होगा, इसमें क्या सीखा है। अब तीनों राशियों को ध्यान से देखो, कौन बड़ा है कौन छोटा है आप खुद बता दोगे फट से। तो देखो सबसे बड़ा कौन सा है 8, तो ये हमारा हो गया निरपेक्ष उच्चतम मान, और सबसे छोटा है ये हमारा क्या है निरपेक्ष निम्नतम मान, ठीक है जी। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आराम से बन गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। क्या बोल रहा है प्रश्न हमसे, देखिए तीसरा पार्ट हो गया ना, चौथे पार्ट पे आ जाओ। ये वाला, ये फंक्शन है और ये इंटरवल है। चलिए चौथा पार्ट क्या दिया है, चौथा पार्ट में दिया है फंक्शन x, हमें दे रखा है x -1 की पावर 2 + के 3, और जो इंटरवल है x जो आ रहा है वो आ रहा है
-3 और 1 से। ठीक, एक बार हम क्या करते हैं, अब क्लच करते हैं तो पावर सामने आ जाता है और एक हाथ कम हो जाती है। रैखिक समीकरण x की तरह व्यवहार करता है और 3 का प्लस 0। देखो अवकलज वगैरह तो आता ही होगा ना आपको, ये चीज़ तो नहीं सिखा सकते, क्योंकि अगर अवकलज ही नहीं आता है तो ये चैप्टर ही मत पढ़ना भाई, क्योंकि ये चैप्टर का नाम क्या है, अवकलज के अनुप्रयोग। अगर अवकलज आता है तभी अनुप्रयोग पढ़ोगे, नहीं आता तो नहीं पढ़ोगे, सीधी सी बात है भाई। नहीं आता तो पहले सीखो, ठीक है। चलिए तो क्या करेंगे, क्रांतिक बिंदु के लिए क्रांतिक बिंदु के लिए क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स को हम 0 के बराबर रखते हैं। रखो एफ डैश एक्स को 0 के बराबर, 2x - 1 बराबर 0। ये 2 है, 2 राशि की गुणा 0 है। अगर 2 का मान 0 नहीं होगा तो किसका मान 0 होगा, x - 1 का मान 0 होगा। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, 1। तो इस इंटरवल को और इसको साथ में जब हम कंसिडर करेंगे तो x के हमारे कितने मान मिलेंगे, एक तो 1 आ गया, एक -3 आ गया और एक आ गया। अब इन 3 बिंदुओं पर मान हमें निकाल के देखना है, x के 1 से ज़्यादा मान है, ठीक है। अब तो f1 निकालते हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 1 रखो, 1 - 1 की पावर 2 + 3, तो ये 0 हो जाएगा, तो 3 आ गया। फिर हम निकालेंगे f - 1 भी निकाल लगे हाथ। एक मिनट, x का मान 1 आया ना, तो कुल मिला के हमारे पास 2 ही तो बिंदु हुए, क्योंकि x का मान 1 आया और एक ही यहाँ पर मेंशन है, तो -3 और 1 पे ही निकालना है। -1 थोड़ी ना है यहाँ पर, प्लस का 1 ही था, तो वो उस पर तो 3 मिला हमें। अब हमें चेक करना है 3 पर, ठीक है, वो भी -3 पर। x की जगह पे क्या रखना है, -3 रखना है, -3 - 1 का वर्ग प्लस का 3, तो ये हो जाएगा -4। तो चाचा को 16 और 3 कितना हो जाएगा, 19। अब आप खुद बताइए ये क्या है, ये हमारा है निरपेक्ष न्यूनतम मान और ये हमारा है निरपेक्ष उच्चतम मान। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बिल्कुल नहीं होगी, है ना, मुझे तो नहीं लगता कि कहीं पर होगी। तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। चलिए अब हम आते हैं हमारे अगले प्रश्न में। क्या है अगला प्रश्न, कह रहे हैं यदि लाभ फलन, ये हमारा लाभ फलन है, फलन दे रखा है मतलब, से प्रदत्त फलन है तो किसी कंपनी द्वारा अर्जित उच्चतम लाभ ज्ञात कीजिए। अब कुछ प्रश्न ऐसे आएंगे अब जिनमें ऐसे वर्ड पहले ही मेंशन किए जाएंगे, उच्चतम, ठीक है, ऐसे वर्ड है, जैसे यहाँ पर उच्चतम मान या निम्नतम मान। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करना है जिनमें पहले से ही बोल दिया है उच्चतम मान निकालो, निम्नतम मान दिखाओ, तो उसको हल करने की भी थोड़ी सी ट्रिक होती है। तरीका तो सेम ही है, लेकिन कैलकुलेशन को थोड़ा सा सिंपल रखने के लिए, टाइम की बचत करने के लिए भी एक ट्रिक है, वो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा, ठीक है। बाकी पूरा कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको सिखा ही रखा है, तो कॉन्सेप्ट अगर आपके साथ है तो आपको किसी ट्रिक की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। छठे प्रश्न में आ जाते हैं, दिया है क्या दे रखा है फलन, हमें px दे रखा है जो कि है 41 माइनस के 24x माइनस के 18x²। ठीक है जी, हमें क्या करना है, इसका एक बार अवकलज करना है। कांस्टेंट है अवकलज 0, 24x, ठीक है, 24 में आ जाएगा, x का अवकलज 1 होता है, पावर सामने आ जाएगा 18 और x² का अवकलज क्या होता है 2x, तो ये कुल मिला के आ जाएगा माइनस के 24, 18 दूनी 36x। ठीक, लगे हाथ हम दोबारा अवकलज कर देते हैं एक ही साथ में, डबल डेरिवेटिव वाला मेथड लगा रहे हैं ना, द्वितीय अवकलज विधि। तो जब हम करेंगे तो यहाँ से
सिर्फ क्या बचेगा, माइनस के 36। अगर माइनस का 36 आ रहा है तो इसी से आइडिया लग जा रहा है कि एक्स का मान यहाँ तुम कुछ भी रखोगे नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव आ रहा है यानी कि फलन उच्चतम है। ठीक है, फलन क्या है, उच्चतम है। तो देखो ये तो आइडिया लग गया है। अब हमें क्रांतिक बिंदु निकालना है, तो क्या लिखेंगे, क्रांतिक बिंदु के लिए, क्रांतिक बिंदु के लिए क्या करते हैं कि जो भी हमारा एक बार हमने अपकलज किया उसको हम 0 के बराबर रखते हैं। ठीक है, उसको हम 0 के बराबर रखते हैं। तो रखो 0 के बराबर, ये माइनस के 24 माइनस के 36x, इसको आपको क्या रखना है, 0 के बराबर रखना है। तो रख के देखते हैं आगे है, तो माइनस के इधर के क्या हो जाएगा, प्लस के 36x बराबर माइनस के 24। ये 36 गुणे में इधर के पट्टे में 12 3 36 12 दूनी 24, तो x का मान आ गया माइनस के 2/3। तो x का एक ही बिंदु मिला है हमें, और जब एक बिंदु आता है तो डबल डेरिवेटिव ही लगाना होता है, एक ही ऑप्शन है। एक से ज़्यादा है तो भी हम डबल डेरिवेटिव लगा सकते हैं, लेकिन अगर एक बिंदु है तो हमारी मजबूरी हो जाती है कि डबल डेरिवेटिव ही लगाना है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं डबल डेरिवेटिव कैसे लगाया जाता है। आपको पता ही होगा, पार्ट 1 में सब सिखा रखा है, बता रखा है। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर माइनस 2/3 पर। अब ये मान हमें सेकंड वाले जहाँ हमने अपकलज किया वहाँ रखना होता है। अब देखो यहाँ तो x है ही नहीं, कुछ भी रखोगे नेगेटिव 36 ही आएगा, कुल मिला के नेगेटिव आएगा। और नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है x की वैल्यू रखने पर, यानी कि फलन क्या है, उच्चतम है। और अगर पॉजिटिव आती तो निम्नतम है। नेगेटिव का उच्चतम होता है, पॉजिटिव का निम्नतम होता है। फलन हमें उच्चतम दिखाना था। ठीक है, इसलिए फलन x बराबर माइनस 2/3 पर उच्चतम है। अब उच्चतम है तो उच्चतम मान भी निकालना है। ठीक है, हैंस प्रूफ करने के लिए बोला था कि फलन उच्चतम होगा और उच्चतम मान निकालना था। अब उच्चतम मान निकाल लेंगे। अतः उच्चतम मान क्या होगा, x की जगह पर हमें रखना माइनस के 2/3। ठीक है, जो नॉर्मल फंक्शन है वहाँ रखना है, जो दिया गया फलन होता है यहाँ रखना है। जहाँ जहाँ x है वहाँ पर माइनस के 2/3 रख दो। 41 x की जगह पर रख दिया माइनस के 2/3। 18 x की जगह पर रखना है माइनस के 2/3। ठीक, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 3 8 24। ठीक है, 8 दूनी 16 और माइनस का वर्ग प्लस 2 दूनी 4 3 3 9 9 दूनी 18। ठीक, तो यहाँ से 41 प्लस 16 और 4 दूनी 8। 16 में से 8 घटाएंगे 8 बचेगा, तो ये आ जाएगा 49। तो हमें हमारा जो उच्चतम मान मिलेगा वो कितना मिलेगा, 49 मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, आराम से बन गया। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाओ, बिल्कुल ऐसे ही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, देखो नई एनसीईआरटी पैटर्न की जो बुक आई है उसके आधार पर ही हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये जो प्रश्नावली 6.3 है नई एनसीईआरटी बुक में, ये पुरानी एनसीईआरटी में 6.5 हुआ करती थी, बस इतना फ़र्क है। अब क्या है देखो, कह रहे हैं अंतराल 0 से 3 पर ये जो फलन है कि उच्चतम मान और निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन अभी आपने हल किया है 5वें नंबर में। ठीक है, तो दोबारा से सॉल्व करते हैं, इसी टाइप का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा, ये 7वां। ठीक, जो फलन हमें दे रखे हैं वो हम लिख लेते हैं। फंक्शन है हमारे पास 3x की पावर 4 माइनस 8x की पावर 3 प्लस 12x की पावर 2 माइनस की 48x प्लस 25। ठीक, और
एक्स जो हमारा आ रहा है वो इंटरवल हमें दे रखा है 0 से 3। ठीक, तो देखिए अब हम क्या करेंगे, एक बार आप क्लोज करते हैं तो 4 3 12, एक्स की पावर आ जाएगा 3, और यहाँ से आ जाएगा 8 3 24, एक्स की पावर 2, 12 दूनी 24, एक्स की पावर 1, और यहाँ से बचेगा सिर्फ 48। एक्स का क्लच 1 होता है। तो यहाँ से देखो एक्स की पावर ज़्यादा दिख रही है, तो अब हम क्या करेंगे, हमें एक्स के बिंदु निकालने, क्रांतिक बिंदु निकालने, और एक्स की पावर 3 है मैक्सिमम, तो एक्स के 1 से अधिक मान आएंगे। और ये जब आपको पता लग रहा है कि भैया एक्स के 1 से अधिक मान आएंगे, तो वहाँ पर आपकी प्रथम अवकलज विधि सही बैठती है। वैसे द्वितीय से भी हो जाएगा, द्वितीय थोड़ा लंबा पड़ेगा, ये है बस। अब आप देखो क्रांतिक बिंदु के लिए क्या करते हैं, एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे एफ डैश एक्स 12 एक्स की पावर 3 माइनस के 24 एक्स स्क्वायर प्लस 24 एक्स माइनस के 48 बराबर 0। अब एक्स के 3 मान कैसे निकाल दोगे तुम, तो तुम्हें एक्स का मान कुछ सोचना पड़ेगा जो इसको संतुष्ट करे। ठीक है, देखो अगर मैं एक्स का मान 2 लेता हूँ, ठीक है, अब 2 रख के देखो इसको क्या बना देगा, 0 बना देगा। ठीक है, एक्स की जगह पे जब 2 रखोगे, देखो मैं रख के भी दिखा देता हूँ। देखो 24 दूनी 48, ये कटा, और यहाँ से आ जाएगा 2 दूनी 4 3 8, 12 गुणे 8, और ये आ जाएगा, देखो 24 को लिख सकता हूँ मैं 12 गुणा 2, और ये 2 दूनी 4, सेम टू सेम चीज़ है, ये भी कट गया, 0 आ गया। तो x बराबर 2 ने इसको क्या किया, संतुष्ट किया। ठीक है, चूंकि x बराबर 2 समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, इसलिए प्लस का तो इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का 2, क्या होगा, इसका एक फैक्टर होगा, x माइनस 2, हिंदी में क्या बोलते हैं, एक गुणज है। एक क्रांतिक बिंदु तो आपको फट से यहीं पे मिल गया, बाकी 2 अभी आपको और निकालने हैं। इसके लिए क्या करना होगा, भाग देना होगा। ठीक है, अब देखो नई एनसीईआरटी बुक में पैटर्न क्या है, कक्षा 10 वाले बच्चों को भाग ही नहीं सिखाया जा रहा है। कक्षा 10 के जो नई एनसीईआरटी के सिलेबस है ना, ये भाग ही नहीं है भाई, हटा दिया गया सिलेबस से। अब जब कक्षा 12 में बच्चा आएगा तो उसको भाग ही नहीं आता होगा, तो ये कैसे करेगा। इसलिए मुझे जो नई एनसीईआरटी बुक बनी है, नया सिलेबस जो है, वो बहुत ही बेकार चीज़ है, बहुत ही गंदी चीज़ है। ये किसी भी क्लास के लिए क्यों ना हो, सबसे वाहियात अपडेट है ये। स्टूडेंट के तो बेड़ा गर्क हो रखा है, सीधी बात है। गवर्नमेंट चाहती ही नहीं है कि बच्चे कुछ सीखें, बच्चे कुछ आगे बढ़े, बच्चों का कुछ नॉलेज हो। ठीक है, अभी तुम सोचोगे कि हमें कम पढ़ना है, लेकिन जब तुम आगे जाओगे, ग्रेजुएशन में जाओगे या फ्यूचर में किसी भी कॉम्पिटिशन में बैठोगे, तो ये सब आएगा और तुमसे होगा नहीं, तुम फेल हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारा बेसिक्स ही नहीं बना पड़ा है। वहाँ क्या करोगे। तो ये जो नई शिक्षा नीति के नाम पे जो अपडेट निकाला गया है, वो सबसे घटिया अपडेट है, सबसे घटिया अपडेट है। पता नहीं किन बेवकूफ़ों ने ये अपडेट बनाया है। भाई तुम्हें नया चीज़ कुछ करना है तो कुछ नया चीज़ तुम डालते, कुछ नया चीज़ तुम जोड़ते किताबों में, तो मैं मानता। तुमने जो नया चीज़ जोड़ने के अलावा तुमने कम कर दिया है। किताबों में जो क्वेश्चन थे, जो कॉन्सेप्ट थे, वो तुमने फाड़ के फेंक दिया, और बच्चों बोले मैंने उनका बर्डन कम कर दिया। तुमने उनका बर्डन नहीं कम किया, तुमने उनका नॉलेज कम किया, तुमने उनका ज्ञान कम किया। अब ये जो बेवकूफ़ सरकार में जो बैठे पड़े हैं, ये सारे मैक्सिमम लोग कैसे अनपढ़ गवार हैं। ठीक है, और अनपढ़ गवार तो यही चीज़ चाहेंगे कि कोई पढ़े नहीं, कोई सीखे नहीं, क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बिहार बोर्ड सबसे बेस्ट बोर्ड मुझे लगता है, जिन्होंने अपना बुक ही चेंज नहीं किया भाई। पूरा बात, सारे स्टेट बोर्ड अलग, बिहार बोर्ड अपना अलग है। वो अपने बच्चों को पुरानी एनसीईआरटी बुक से ही पढ़ा रहा है, पूरा नॉलेज दे रहा है। तो भाई उनको तो मेरी तरफ से फुल सल्यूट है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, x माइनस 2 से इसमें भाग देना। जो भी मैं बात बोल रहा हूँ वो काम की बात बोल रहा हूँ। ठीक है, अब कई बार ना काम की बात भी लोगों को बुरी लग जाती है। आपने देखा होगा
कि पिछले कुछ दिनों में एक टीचर ने कुछ बोला था, उनको हटा दिया उसके जॉब से। तो भाई आजकल तो क्या ही बताएं, हमारा मैथ्स का सब्जेक्ट है, तो मैथ्स पे फोकस कर दें, इन सब बातों में से हम दूर रहते हैं। ठीक है, चलिए x-2 से हमें क्या करना होगा, भाग देना होगा इसमें। आई होप आपको भाग देना आता हो। ठीक है, अगर भाई सरकार में बैठे कोई विद्वान व्यक्ति इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारी बात मानिए, जो पुरानी एनसीईआरटी बुक है उसको फिर से लागू कर दीजिए, इसमें बच्चों का ही भला होगा। ठीक है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि मैं इन बातों को मैं क्यों बोल रहा हूँ, रीज़न आपके सामने ही है। क्या करना होता है कि इसके प्रथम पद से भाग देना होता है, तो x की घात 3, x की घात 1, एक घात कम हो जाएगी, 12x² आ जाएगा। यहाँ हम लिखेंगे 12x²। गुणा करना होता है इस पूरे में। ठीक है, तो गुणा करोगे पहला पद तो पूरा का पूरा वैसे आ जाएगा। फिर देखो 12 दूनी 24 x², फिर घटाएंगे, घटाने में चिन्ह बदलता है, प्लस का माइनस का घटा, प्लस का माइनस का घटा, नीचे आ जाएगा 24x माइनस का 48। फिर इसके प्रथम पद से भाग देते हैं, क्या बचा 24, प्लस का 24 है ना, तो यहाँ लिखेंगे प्लस का 24। 24 से गुणा करोगे 24x आ जाएगा, 24 दूनी 48। घटाने में चिन्ह बदलता है, घटा पूरा भाग जाता है क्योंकि फैक्टर है ना, शेषफल 0 ही आएगा। अब ये जो भी आया है इसको 0 के बराबर रखना है। अन्य दो क्रांतिक बिंदु के लिए इसमें जो भी मैं चीज़ करा रहा हूँ कोई छिपाने वाला नहीं है, सारा एग्जाम के सामने करके दिखाना है। आप सोचोगे ये रफ कॉपी में करना है, नहीं, सारा करके दिखाना है। अन्य दो क्रांतिक बिंदु के लिए ये क्या हो जाएगा, 12x² प्लस 24 को आप 0 के बराबर रखोगे तो यहाँ से आ जाएगा, देखो प्लस का 24 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस के 24। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो सही कर रहे हैं ना, देखो यहाँ से हो जाएगा, कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि देखो यहाँ से गड़बड़ क्या पता लगा कि 12 दूनी 24, x² का मान माइनस का 2 आ गया, और x का मान जब हम निकालोगे प्लस माइनस के 2 आएगा, और ये आ गया अंडर रूट के अंदर, जो कि x के जो दोनों मान मिलेंगे वो हमें काल्पनिक मान मिलेंगे। ठीक है ना, जब भी अंडर रूट में आता है वो आता है काल्पनिक मान। तो काल्पनिक मान एक्सेप्टेबल नहीं है यहाँ पर, क्योंकि x के वास्तविक मान ही हमें लेने होते हैं। तो वास्तविक मान मुझे सिर्फ एक ही मिला है, वो है 2, वो 2 है, और हमें इंटरवल मेंशन कर रखा था 0 से 3। ठीक है, अतः x के जो मान होंगे वो 0 होगा, एक 2 हमने सोचा था, और इंटरवल में 3 था, 0 और 3 इंटरवल में दे रखा था, 2 हमने निकाला था। इन मानों को हम नहीं ले सकते क्योंकि ये क्रांतिक बिंदु के अंतर्गत नहीं आएंगे, क्योंकि ये मान काल्पनिक है। ठीक है, अब इन तीनों मानों पर, क्योंकि x के एक से ज़्यादा मान हो गए, तो अब इन मानों को हमें इस फंक्शन में रखना है। जो ज़्यादा देगा वो निरपेक्ष उच्चतम होगा, जो कम देगा वो निरपेक्ष निम्नतम होगा। हम एक एक करके रख के देखेंगे। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे अब x बराबर 0 पर। ठीक है, तो जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ आपको क्या रखना है, 0 रखना है। 3 x की जगह पे 0 रख दिया। ठीक, फिर 12 x की जगह पे 0 रख दिया, 48 x की जगह पे 0 रख दिया, प्लस 25। तो ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, क्या बचा सिर्फ 25। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट x की जगह पे 2 रखो, ठीक, x की जगह पर 2 रखते हैं, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 3 48, 8 8 8 64,
12 चौको 48, 48 दूनी 96 प्लस 25। ठीक है, इसको जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा -39। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 3 रखना है। एक्स की जगह आप 3 रखोगे, तीन तिया 9, 9 नम 81, 81 गुणा 3 243, 27 अट्ठे 216 होता है। 3 तिया 9, 12 नम्मा 108। ठीक है, फिर क्या है आपका 48 तिया 144 होता है और प्लस का है 25। ठीक, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, हल करोगे तो 16 मिलेगा सिर्फ प्लस के। ठीक है, 3 मान आपको दिख रहे हैं। अब आप खुद देख के बताओ, तीनों को ऑब्जर्व करो। एक 25 है, एक -39 है और 16। तो तीनों में सबसे बड़ा कौन है? ये बड़ा है, तो ये आ गया निरपेक्ष उच्चतम मान। और ये सबसे छोटा है, तो ये आ गया निरपेक्ष निम्नतम मान। बताइए, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये जो प्रश्न है वो भी हमारा आराम से बन गया। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, तो आप प्रश्न को दोबारा ज़रूर देखें। 8वें प्रश्न पे आ जाओ। शानदार, जानदार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहे अंतराल हमारा जो है 0 से 2 पाई कि किन बिंदुओं पर फलन sin 2x अपना उच्चतम मान प्राप्त करता है, ये आपको बताना है। शानदार जानदार क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, 8वां क्वेश्चन है, दिखने में छोटू सा लग रहा होगा, लेकिन देखिएगा आपको पता लगेगा कि कितना जानदार क्वेश्चन है। देखो, हमें दिया क्या है, जो फलन हमें दे रखा है, माना जो fx हमारे पास है वो sin 2x है, और x जो हमारा आ रहा है, इंटरवल पूरा मेंशन कर दिया है 0 से 2 पाई, क्लोज इंटरवल में 0 से 2 पाई, यानी कि इन दोनों को भी हमें लेना है, 0 2 पाई को भी हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप जानते हैं क्या करते हैं, हमें क्या करना होता है, जो भी फलन दिया होता है उसका हमें क्या करना होता है, एक बार अवकलज करना होता है। अवकलज करो, sin 2x का अवकलज क्या होगा, cos 2x, और x का जो भी गुणज होता है वो गुणे में लग जाता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमें क्रांतिक बिंदु निकालना है। अब मैं क्यों गरिया रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो मान आएगा ना, वो बच्चों को पता ही नहीं चलेगा कि भाई कैसे आएगा। कक्षा 11 में कि इस कॉन्सेप्ट को हटा दिया गया ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से। जब अभी आपको पता लगेगा कि मैं क्यों गरिया रहा हूँ, देखो यहाँ पर 2 cos 2x को मैं 0 रखूँगा। ठीक है, और ये दो गुणे यहाँ से क्या आ जाएगा, cos 2x बराबर 0 हो जाएगा। अब ये चीज़ आ गई है ना, ये चीज़ आ गई। अब आप बताओ कैसे होगा, क्योंकि इंटरवल हमें पूरा लेना है। यहाँ 0, यहाँ π/2, यहाँ पर पाई, यहाँ पर 3π/2 और यहाँ पर 2 पाई होता है। 0 से 2 पाई पूरा इंटरवल एक चक्कर में। किन किन बिंदुओं पे ये होता है 0, वो हमें देखना है। अब आप बोलो कैसे किया जाए, है ना, कैसे किया जाए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट भाई कक्षा 11 में पुरानी एनसीईआरटी में हुआ करता था। ठीक है, अब इसी चीज़ को हटा दिया गया है, नई एनसीईआरटी में है ही नहीं। इसीलिए मेरे को बहुत ज़्यादा चिढ़ है नई एनसीईआरटी बुक से। इसमें बच्चों का कोई कसूर नहीं है, और बच्चे फिर बाद में फेल हो जाएंगे। आप कहोगे सिलेबस में नहीं है। भाई जब कक्षा 11 में ये चीज़ तुमने हटा दी है, तो कक्षा में 12 में तुमने ये क्वेश्चन क्यों रखा है। फिर IIT जाइएगा, जब बच्चा पढ़ने जाएगा उसमें भी ये चीज़ आएगी, तो फिर बच्चा वो कहाँ से कवर अप करेगा। तुम सिलेबस में दे नहीं रहे हो, लेकिन बाद में प्रश्न तुम पूछ रहे हो, तो बच्चे की क्या गलती है इसमें गलती आपकी है, सिस्टम की पूरी गलती है। इसीलिए मैं गरियाता हूँ
कि भाई पुरानी एनसीईआरटी फिर से लागू करो, फिर से पढ़ाओ बच्चों को, नहीं तो ये सारे बच्चों का जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट है आप पूरा हिला दोगे, ना बच्चे इधर के रहेंगे ना आप उधर के रहेंगे। ठीक है, इसीलिए मेरे को बहुत बुरा लगता है। देखो बराबर है, इधर कॉस में तो इधर भी कॉस पे मान सोचो, जीरो किसका मान होता है, कॉस π/2 पे मान जीरो होता है। अब देखो कहाँ से आएगा कॉन्सेप्ट, ये चीज़ तो हटा दी है, लेकिन मैंने पढ़ा रखी है पूरी एनसीईआरटी, पुरानी वाली भी। तो आपको मैं हमेशा इसलिए बोलता हूँ कि पुरानी एनसीईआरटी पढ़ो, ठीक है, पुरानी एनसीईआरटी पढ़ो नॉलेज के लिए। और जब एग्ज़ाम टाइम में की बात आए तो नई एनसीईआरटी के हिसाब से रिवीजन करके चले जाओ, उतना ही पढ़ो नंबर के लिए, जाके नंबर लेके आओ। लेकिन नॉलेज लेना है तो पूरा पढ़ो। अब आपको देखना है कि आपको नंबर से प्यार है नॉलेज से प्यार है। देखो अगर आप जानते हैं कॉस x अगर कॉस y के बराबर होता है, ठीक है, तो x का जो जनरल सोल्यूशन होता है वो आपका होता है 2n पाई प्लस माइनस यहाँ पे जो भी एंगल होता है y वो आता है, ठीक है, व्यापक हल में। अब जो भी आप मान रखोगे, जो भी x का जो मान आएगा वो बस इस इंटरवल के बीच में रहे, ठीक है। तो हमारे पास प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा, x के स्थान पर क्या 2x, तो यहाँ हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस y के स्थान पर क्या π/2। x चाहिए आपको ना, तो 2 से भाग दे दोगे, x चाहिए 2 से भाग देंगे, 2 से 2 कटेगा, यहाँ आ जाएगा n पाई, 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा π/4, ये हमें मिलेगा। यदि हम n का मान 0 ले लो यहाँ पर 0, एक बार प्लस का लेना एक बार माइनस का, ठीक है, तो x का मान क्या होगा, यहाँ 0 रखोगे ये पूरा 0 हो जाएगा, एक प्लस का π/4 आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा प्लस के π/4। अब माइनस का भी आएगा तो माइनस का हम ले ही नहीं सकते, क्योंकि माइनस का π/4 कहाँ आएगा, 0 से π/2 ना, प्लस के एंगल्स में है, तो -π/4 इस इंटरवल के बीच में नहीं आ रहा है, तो उसे हम नहीं लेंगे, ठीक है। अब हमने x का मान π/4 हमें मिला है, ठीक, तो अब हमें क्या करना है, x बराबर हमने 0 रखा था, अब हम रखेंगे यदि x बोल रहा हूँ, n बराबर 0 रखा था, n बराबर हम क्या रखेंगे 1 रखेंगे। अब यहाँ रखोगे 1, तो x का मान 1 × पाई आएगा, एक बार प्लस माइनस π/4 है, तो एक बार प्लस में लोगे तो क्या होगा और एक बार माइनस में लोगे तो क्या होगा, देखो 4 पाई और 1 पाई क्या हो जाएगा 5 पाई, तो x का मान आ जाएगा 5 π/4, 4 पाई में से 1 पाई घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 3 पाई, ठीक है। तो x के ये 3 मान हमें मिल चुके हैं, ठीक। अब आपको क्या करना है, n बराबर हमने 1 पे ले लिया, अब हम n बराबर 2 लेते हैं। देखो हमें तब तक लेना है, और n जो लोगे वो पूर्णांक ही लोगे, ठीक है, n जो भी आप लोगे वो पूर्णांक लोगे, इंटीजर्स लोगे, ये ध्यान रखना है। अगर हम n का मान 2 ले लेते हैं, यदि n बराबर हम ले लेते हैं तो क्या होगा, ये देखिए यहाँ पर रखना है n का मान 2 पाई प्लस माइनस यहाँ पर है π/4। अगर हम तो यहाँ से 2 पाई, एक बार हमने प्लस का ले मिलेगा और एक बार इधर से माइनस का मिलेगा। अब आप खुद देखना, 4 दूनी 8, 8 में 1 पाई जोड़ोगे तो ये 9 पाई आ जाएगा, और जैसे इसको भाग दोगे 4 दूनी 8 दशमलव कुछ आ रहा है, तो ये जो मान है x का ये इस इंटरवल से बाहर चला जा रहा है, 2 पाई से बड़ा आ जा रहा है ना, इस इंटरवल से बाहर चला जाता है, तो इस मान को तो हम नहीं ले सकते। अब रही बात, इसको हल करेंगे, 4 दूनी 8, 8 में से 1 पाई घटाएंगे 7 पाई आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से हमें क्या मिलेगा 7 पाई मिलेगा, 7 π/4 ये मान, ठीक है, ये मान 2 पाई से छोटा है, तो ये इस इंटरवल के बीच में रह रहा है। तो हमारे पास x के कुल मिला के कितने मान मिले, एक तो π/4 मिला, एक 5 π/4 मिला, एक 3 π/4 मिला, एक 7 π/4 मिला, एक 0 भी है और एक 2 पाई भी है, ठीक है ना, ये सारे मान हमारे पास है।
अब हम एक एक करके इन मानों पे हम बात करेंगे, क्योंकि x के हमारे पास मल्टीपल्स मान आ गए हैं, इसलिए x के जो हमें क्रांतिक बिंदु मिले हैं वो 0 मिला है, वो π/4 मिला है, वो आपको 3π/4 मिला है, वो आपको 5π/4 मिला है, 7π/4 मिला है और आपको 2π भी मिला है। तो इन सभी बिंदुओं पे अब हम मान चेक करेंगे, ठीक है। इसलिए सबसे पहले पे आ जाओ, हाँ F0, तो ये हो जाएगा sin 0, sin 0 का मान 0 होता है, ठीक है। sin 0 का मान क्या होता है? 0, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए यहाँ पर अब हम रखेंगे π/4, एक एक करके रख के देखना पड़ेगा ना। तो साइन x के जगह पे क्या रखना है? π/4, तो ये साइन π/2 हो गया, और साइन π/2 का मान होता है 1, ठीक है जी। फिर आ जाओ 3π/4 रखते हैं, साइन 2 और यहाँ पर है π/4, हाँ 3π/4, ठीक। तो साइन 3π/2। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ट्रिक बताया था मान को याद रखने के लिए, क्या बताया था? ट्रिक बताया था, याद है आपको? यहाँ 0 पे, यहाँ π/2 पे, यहाँ पाई, यहाँ 3π/2, 0 और 2π पे तो मान समान रहते हैं। तो मैंने अभी आपको बोला था इधर जो मान होगा प्लस में, इधर भी वही मान होगा बस माइनस में। साइन π/2 का मान कितना होता है? 1, तो साइन 3π/2 का मान कितना हो जाएगा? -1, ठीक है, -1 हो जाएगा। उसके बाद हमें चेक करना 5π/4 पर, साइन 2 x की जगह पर रखेंगे 5π/4, 2 दूनी 4, ठीक है। तो देखो 3π/2 है ना, तो 5π/2 भी इसी में ही आता है यहाँ पर। साइन 5π/2 है ना, तो इसको मैं तोड़ के लिख सकता हूँ कैसे? एक सेकेंड, हमें मिला है साइन 5π/2, 5π/2 को मैं ऐसे कैसे लिख सकता हूँ? 2 दूनी 4, साइन 2π प्लस π/2 ऐसे लिख सकता हूँ। साइन 2, देखो 2 दूनी 4 और 1 5, 5π/2 आ जाएगा। और आप जानते हो साइन 2π प्लस थीटा, साइन 2π प्लस थीटा क्या होता है? साइन थीटा, ये सब कक्षा 11 में आपने पढ़ा है। तो यहाँ से साइन π/2 आ जाएगा, और साइन π/2 का मान कितना होता है? 1, ठीक। फिर आ जाओ 7π/4 पे बचा है अब हमारे पास 7π/4, तो यहाँ आ जाएगा साइन 2 7π/4, 2 दूनी 4, तो यहाँ से आ जाएगा साइन 7π/2, ठीक है। तो 7π/2 को मैं लिख सकता हूँ साइन 4π, 4 दूनी 8 में से अगर π/2 घटा दूँ तो मैं लिख सकता हूँ, और ये किस रूप में आ जाएगा? ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन 2nπ माइनस थीटा। तो क्या होता है? ये होता है साइन माइनस थीटा, यहाँ पर नेगेटिव में एंगल है ना, तो साइन माइनस थीटा होगा। और साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस के साइन थीटा। आप कहोगे सर n का मान क्या है यहाँ पर? तो इस स्थिति में n का मान 2 है, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 दूनी 4, तो n की जगह पे क्या आ जाएगा? 2। ये सब कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस के साइन π/2, और साइन π/2 का मान 1 होता है, तो ये आ गया -1, ठीक। अब लास्ट क्या बचा? 2π, 2π पे भी निकालते हैं, साइन 2 और x की जगह पर रख दिया 2π, तो ये आ गया साइन 4π। देखो 2π हो, 4π हो, 6π हो, 8π हो, कोई भी अगर इवन नंबर आएगा तो जो मान यहाँ पे होगा उसका भी वही मान यहाँ पर होगा। तो साइन 2π का जो मान होगा 4π का भी वही मान होता, 6π का भी वही होता, 8π का भी वही होता, ठीक है। तो इसका मान क्या आ जाएगा? 0, ठीक। तो आप देखो सबसे बड़े से बड़ा मान 1 है। 1 आपको कहाँ मिल रहा है?
एक आपको यहाँ मिला, ठीक, और कहाँ मिला, यहाँ पे मिला एक, और तो यानी कि जो उच्चतम मान है किन बिंदुओं पर मिल रहा है उच्चतम मान, उच्चतम मान एक है, और जो बिंदु है उच्चतम बिंदु, वो बिंदु हमारे पास है π/4 और 5π/4। इन बिंदुओं पर हमें उच्चतम मान मिला, ठीक है। उच्चतम मान ही हमसे पूछा था, अगर निम्नतम पूछता तो भी आप बता देते हैं। प्रश्न में हमसे क्या पूछा है, सिर्फ उच्चतम पूछा है। देखो, बिंदु पर sin 2x अपना उच्चतम मान प्राप्त करेगा, किन बिंदुओं पर, तो वो हमने बता दिया। किन बिंदुओं पर, π/4 और 5π/4 पर उच्चतम मान प्राप्त करेगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, ठीक है। कह रहे हैं sin x प्लस cos x का उच्चतम मान क्या होगा। sin x प्लस cos x का उच्चतम मान क्या होगा, ये आपको बताना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारे 9th पे हम आ जाते हैं। दिया है, क्या है हमारे पास फंक्शन हमारे पास है sin x प्लस cos x, ये हमारा फलन है। और ये जो मान हम ले रहे हैं अपने से, अंतराल ले रहे हैं 0 से 2π के बीच में, है ना। पूरा कोऑर्डिनेट ले रहे हैं 0 से यहाँ पाई, सॉरी यहाँ पर π/2, यहाँ पर पाई, यहाँ पर 3π/2 और यहाँ पर आपका 2π होता है। पूरा एक सर्कल ले रहे हैं, ठीक। अब आप जानते हैं ये हमारे पास ये फलन है। हमें क्या करना होता है, अगले स्टेप में हमें इसका अवकलज करना होता है। एक बार अवकलज करेंगे f'(x), तो sin x का अवकलज होता है cos x का होता है माइनस के sin x, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, क्रांतिक बिंदु के लिए f'(x) को क्या रखा जाता है, 0 के बराबर रखा जाता है। तो रखो 0 के बराबर, तो ये हो जाएगा cos x माइनस के sin x, इसको हम रख देंगे 0 के बराबर। माइनस का sin x इधर के क्या हो जाएगा, प्लस के sin x। और देखो इधर गुणे में कुछ नहीं तो मैं 1 लिख सकता हूँ, गुणे में इधर के बट्टी में आ गया। साइन बट्टा कॉस क्या होता है, 10x। इधर 10 है, तो इधर भी हमें इसका मान 10 में सोचना पड़ेगा, क्योंकि बीच में बराबर है 10π/4। तो x का मान एक तो हमें π/4 मिल गया। क्या एक ही मान होगा π/4, बताओ क्या एक ही मान होगा π/4? नहीं, क्योंकि हमारे पास इंटरवल पूरा है π/4, पॉजिटिव में है ना, इधर मान पॉजिटिव में, तो 10 का मान प्लस कहाँ होता है, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है और एक थर्ड क्वाड्रेंट में होता है ना। तो x का मान थर्ड क्वाड्रेंट में जो अगला मिलेगा, ठीक है, अगला जो मान मिलेगा थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे मिलता है, पाई प्लस थीटा, पाई और थीटा क्या है हमारे पास π/4। तो 4 पाई में 1 पाई जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 5 π/4। तो अगला पॉजिटिव मान मुझे इस एंगल पे मिलेगा 5π/4। ये तो पहले वाले पे मुझे 5π/4 मिला और तीसरे क्वाड्रेंट में मुझे मिला 5π/4। इन दोनों पे मिलेगा पॉजिटिव, और इंटरवल तो हमने ये ले ही रखा है। तो 0 पे 5π/4 पर, 5π/4 पर और 2π पर हमें चेक करना है, ठीक है। चलिए चेक करते हैं। अब सबसे पहले आ जाएगा f0, 0 पे चेक करते हैं। अतः x यहाँ लिख देते हैं फाइनल, है ना। अतः x हमें मिलेगा 0, π/4, 5π/4 और 2π, ठीक है। सो देखिए
हमसे उच्चतम मान पूछा गया है, ये ध्यान रखिए। कहाँ रखना है हमें? फंक्शन में रखना है। एक्स की जगह पे क्या रखना है? 0। तो साइन 0 का मान 0, कॉस 0 का मान 1। ठीक, ये आ गया। अब हम निकालेंगे पाई बाई 4 पर। एक्स की जगह पे क्या रखेंगे? पाई बाई 4 रखेंगे। कॉस पाई बाई 4। साइन पाई बाई 4 का मान कितना होता है? 45, यानी कि 1/√2, 1/√2 यानी कि 2/√2। तो यहाँ पे क्या आ गया? √2। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? 5 पाई बाई 4। तो साइन एक्स की जगह पे रख दिया 5 पाई बाई 4। ठीक है, यहाँ पे भी 5 पाई बाई 4 रखा और यहाँ पे भी रखा। तो देखो, इसको अगर हम ब्रेक करके लिखेंगे, क्योंकि इसका मान तो हम नहीं जानते, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन पाई प्लस पाई बाई 4, और इसको हम लिखते हैं कॉस पाई प्लस पाई बाई 4। ठीक है जी, ऐसे ही तो लिखेंगे। और आप जानते हैं साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है? माइनस के साइन थीटा। और कॉस पाई प्लस थीटा माइनस के कॉस थीटा। 45 का मान 1/√2, 1/√2, यह आ जाएगा माइनस के 2/√2, यानी कि माइनस के √2। ठीक है, अब आ जाओ 2 पाई पर। तो यहाँ रखना है, एक्स की जगह पे 2 पाई रखना है आपको, रखो यहाँ पर। तो ये हो जाएगा साइन 2 पाई प्लस कॉस 2 पाई। तो साइन 2 पाई, यहाँ पर साइन 0 का मान कितना होता है? 0, और कॉस 0 का मान होता है 1, तो 2 पाई का मान भी होगा 1, तो ये भी आ जाएगा 1। अधिकतम मान कितना है हमारे पास? हमसे अधिकतम मान पूछा ना प्रश्न में, तो अधिकतम मान हमारे पास 1 है। 1 है क्या? सॉरी, अधिकतम मान तो हमारे पास √2 है ना, प्लस के √2 है, ये अधिकतम मान 1 से बड़ा होता है √2। तो किस बिंदु पे मिल रहा है? पाई बाई 4 पे मिल रहा है। बाकी तो हमारा 1 है, माइनस में है 1 है। ठीक है ना, तो लिखेंगे x बराबर पाई बाई 4 पर अधिकतम मान कितना होगा? √2 होगा। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा। तो ये प्रश्न भी हो गया बड़े आराम से, शानदार क्वेश्चन था। ठीक, अगले प्रश्न पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहे हैं? अंतराल 1 से 3 में इस फलन का महत्तम मान ज्ञात कीजिए। इसी फलन का अंतराल इससे इसमें भी महत्तम मान ज्ञात कीजिए। तो एक बार तो ये इंटरवल है, उसके बाद फिर ये इंटरवल भी है, 2 बार आपको कैलकुलेट करना है इंटरवल के हिसाब से। तरीका वही है, ठीक है ना, तरीका वही। एक बार इस इंटरवल को कंसीडर करना है, एक बार इस इंटरवल को कंसीडर करना है। चलिए देखिए कैसे करेंगे, बहुत ही आसान प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है हमें? फलन दिया है। फलन हमारे पास है 2x की पावर 3 माइनस 24x प्लस 107। ठीक, अब अवकलज करेंगे तो ये 2 थियाँ 6x², यहाँ से आ जाएगा 24x। ठीक हो गया। अब हम क्रांतिक बिंदु के लिए लिखेंगे जो आप क्रच करते हो एक बार उसको हम 0 के बराबर रखते हैं ना, तो यहाँ से आ जाएगा 6x² माइनस के 24x बराबर 0। 24x, x का प्लस तो 1 होता है ना, तो 24 आएगा सिर्फ।
माइनस का 24 इधर के क्या हो जाएगा प्लस, काटोगे 6 चौक को 24, तो x का मान आ जाएगा प्लस माइनस 2। कोई दिक्कत, कोई परेशान नहीं होगी, पहले कंडीशन में आ जाओगे। तो यहाँ लिख भी देता हूँ मैं केस 1। केस 1 में जो हमें इंटरवल दे रखा है ना वो लेंगे, अंतराल 1 से 3 के लिए, ठीक है। तो x के हमारे मान कितने हो जाएंगे, 1 तो लेना ही लेना है, प्लस माइनस 2 भी है, तो 1 प्लस का 2 माइनस का 2 और 3, कुल मिला के 4 मान हो गए। एक से ज़्यादा मान है, प्रथम अपकर्ष विधि बेस्ट है, ठीक है। अब इन मानों को हमें यहाँ रख के देखना है, फलन में रख के देखना है, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे, अब स्टार्ट कर दें, किससे f1 निकालेंगे हम, उसके बाद f2 निकालेंगे हम, f3 भी निकालेंगे हम। अब आप कहोगे सर f2 तो सही है, -2 क्यों नहीं निकालोगे आप, आपके मन में आ रहा होगा ना -2 नहीं लेंगे क्या, तो आंसर है बिल्कुल नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि अगर 1 से 3 का इंटरवल में बनाऊँ, नंबर लाइन खींचूँ, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, इसी में लेना है मुझे। क्या इस इंटरवल में -2 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसलिए इसको हमें नहीं लेना है। आई बस समझ में, इसलिए इसको हमें नहीं लेना है। तो बस रखो, अब x की जगह पर 1 रखो। हमारे पास फंक्शन x के यहाँ लिख लेते हैं ना, 2x की पावर 3 24x प्लस 107 है। यहाँ हमें मान रखना है, x की जगह पर 1 रखना है। दो एक कम 2, 24 एक कम 24, 107, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 85। फिर 2 रखना है, तो 8 दूनी 16, 24 दूनी 48 और ये 107 है, ये आ जाएगा 75। फिर हमें 3 रखना है, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 27 दूनी 54, फिर आ जाएगा 24 का 24, 24 24 तिया 72 प्लस 107, तो यहाँ से आ जाएगा 89, ठीक है। ये 3 आ गया। तो इन तीनों में जब आप देखोगे अधिकतम मान कितना है, 89, x बराबर 3 पर अधिकतम मान कितना है, 89, और न्यूनतम मान पूछा है, अच्छा महत्तम मान ही पूछा था हमसे, बस महत्तम मान 89 आएगा, सबसे बड़ा मान, ठीक है। अब हम आते हैं केस 2 पर। केस 2 हमसे क्या था कि जब हम अंतराल लेंगे -3 से -1, केस 3, हाँ केस सेकंड क्या है, अंतराल -3 से -1 के लिए, ठीक है। ये हमारा अंतराल है। अब देखो ये हमारा अंतराल है, यहाँ पर है -1, -2, -3, ठीक है। ये अगर मैंने बनाया 1 से 3 के बीच में, तो हमारे पास x के 2 मान है, +2 -2, तो इसमें -2 आएगा, +2 इसमें नहीं आएगा, ठीक है। इसीलिए x के जो मान होंगे वो आपका होगा -1, -2, -3। ये जो +2 है वो इस इंटरवल में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ माइनस के ही मान आएंगे, ठीक है। इस वजह से हमें माइनस के ही मान निकालने हैं, ठीक। तो हम मान निकाल दें f-1, f-2 और f-3, ठीक है। रखो, x की जगह पर 1 रखना है, -1 रखना है, तो यह आ जाएगा -2 +24 +107, ठीक है।
तो ये आ जाएगा 129। 2 रखना है माइनस के, 8 8 दूनी 16 माइनस का 24 दूनी 48 प्लस का, तो ये आ जाएगा आपका कितना 139। माइनस के 3 रखना है, 27 3 3 9 होती 27, 27 दूनी 54 माइनस के, और 48 3 72, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 125 हल्का नंबर। ठीक, अब जब इन तीनों में देखोगे सबसे बड़ा मान कौन सा है आपका 139, किस पर -2 पर, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर -2 पर अधिकतम मान जो होगा वो कितना होगा 139 होगा आंसर। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतने ही प्रश्न रखते हैं, बाकी जो प्रश्न है वो हम नेक्स्ट वाले पार्ट में करेंगे। इसके 3-4 पार्ट बनेंगे। ठीक है, अभी तो 2 ही पार्ट हुए हैं, हमने 2 पार्ट में अभी 10 क्वेश्चन ही सॉल्व किए हैं। अभी भी कितने क्वेश्चन बच रहे हैं इसके बाद 29 क्वेश्चन टोटल है, अभी भी 19 क्वेश्चन और हमें बच रहे हैं। 10 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें 2 पार्ट की वीडियोस बनाने पड़ चुकी है। 3 घंटे 4 घंटे की वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है, क्योंकि आराम से समझा रहा हूँ, डिटेल में बता रहा हूँ। अब जो आगे आने वाले प्रश्न हैं वो तो और लेंथी हैं, और यहाँ से ये जो प्रश्न आप देख रहे हो ना, यहाँ से स्पेशली 23, 24, 25, 26 इस टाइप के एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बड़े नंबर में हर साल आता है, हर साल आता ही आता है। ये सब देखने को मिलेगा आपको नए बदले मतलब अगले वाले पार्ट में। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई है। जितने भी प्रश्न मैंने बच्चों कराए हैं इनको आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि प्रश्नावली में से यहाँ से एक नहीं 2 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, बड़े मार्क्स में, तो ये प्रश्नावली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी सब कुछ मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, आप डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर चेक करें, प्लेलिस्ट एक बार ज़रूर चेक करें, और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट करके अपने दोस्तों के शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।